हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है आपका हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर। आपका सिक्स क्लास के हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे। जो पहला पोर्शन इसका एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर का, जिसमें हम लोग राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज ये वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ये कौशाम्बी का के किले का दीवार का ये पिक्चर बनाया गया था, दिखाया गया है। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस काल के जो राजा होते थे वे और किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो ये दीवार बनाने के लिए वो काफी खर्च लगता था, उनको संसाधन की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए जो भी मजदूर होते थे, जो भी कारीगर होते थे, उनको भी ये लोग वेतन देते थे। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं। अब इस काल के जो महाजनपद के राजा और जो ऋग्वेद के राजा में क्या अंतर हमें मुख्यतः देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि जो ऋग्वेद के जो राजा होते थे वे सेना को नहीं रखते थे, उनके पास सेना नहीं होती थी। वो उतनी वैभवपूर्ण जिंदगी नहीं बिताते थे। दूसरा क्या देखते हैं कि उस काल में कर की व्यवस्था नहीं थी, वो लोग कर नहीं वसूलते थे। और इस काल में जो महाजनपद के राजा हैं अब सेना रखना शुरू करते हैं। इस काल में हमें क्या देखने को मिलता है कि राजा अब सेना भी रखने लगे हैं। सिपाहियों को नियमित रूप से वो लोग वेतन देने लगे थे। वेतन नगद के रूप में देते थे। कुछ का भुगतान वे लोग आहत सिक्के के रूप में देते थे। ये आहत सिक्के के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि आहत सिक्का किसे कहते हैं। ये सबसे प्राचीनतम सिक्का माना जाता है। उसके रूप में वे लोग वेतन देते थे। अब कर की व्यवस्था जो है ना वो महाजनपद काल से शुरू हो जाती है। महाजनपद काल में कर की व्यवस्था है। कर प्रणाली हमें देखने को मिलती है। और ये लोग कर किस लिए लेते थे? तो सबसे पहले देखेंगे कि महाजनपद के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना भी रखते थे। साथ में उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों को की भी आवश्यकता होती थी। फिर उनको वो लोग वेतन भी देते थे, समय समय पर लगने वाले उपहार। तो केवल ये जो समय समय पर राजा को उपहार जो मिलता था, इससे उनका वो इन सारी चीजों का निर्वाह नहीं कर पाते थे। इसलिए अब ये लोग क्या करें, नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। इस काल से कर की वसूली शुरुआत हो गई थी। जैसे आप देखेंगे कि फसलों पर लगाए गए कर, जो भी पैदावार होता था उस पे ये लोग कर लगाते थे। दूसरा, कारीगर जो अपनी कारीगरी करते थे उसके ऊपर भी कर लगाए जाते थे। जो पशुपालक होते थे उनसे ये जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर वसूलते थे। जो भी जो पशु को पालते हैं तो या तो वो जानवर उससे ले लेते थे या उसके उत्पाद जो भी गाय भैंस है उसके दूध, उसके रूप में ये लोग कुछ ना कुछ लेते थे। फिर जो व्यापारी लोग होते थे उनसे सामान कर लेना पड़ता था। जो व्यापारी लोग अपना व्यापार में जो भी सामान इधर से उधर करते थे उस पे भी ये लोग कर लगाते थे। जो आखेटक या संग्राहक होते थे वे जंगल से जो भी प्राप्त वस्तुएं होती थी उसको इन्हें राजा को देना पड़ता था। तो इस तरह से देखेंगे कि ये सब कर लेने के साधन किन किन चीजों से कर लेते थे। तो ये सारी चीजें आपके कर के रूप में वसूले जाते थे। अब देखेंगे कि इस काल में, महाजनपद काल में आते आते जो कृषि था ना उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। ऋग्वेद काल में जो कृषि की जाती थी उसमें क्या हुआ कि फसल उगाने के लिए जो हल का जो भी निशान हमें मिले हैं, हल का भी प्रयोग जो किया जाता था वो लकड़ी का होता था। लेकिन इस काल में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिलती है, तो कृषि के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा परिवर्तन इस काल में हुआ। तो वो बड़ा परिवर्तन क्या था कि हल का जो फाल होता था वो अब लोहे का बनने लगा था। हल का फाल लोहे का हो गया था। अब इससे आप क्या समझेंगे कि ये लोहे के होने से अब क्या क्या इसमें परिवर्तन आ सकता है। तो जब लोहे के जो फाल होते थे वो काफी मजबूत होते थे, उससे अब बंजर जो जमीन होती थी उसको कुरेदना आसान हो गया था। अब ये लोग लकड़ी की तुलना में ये आसानी से जमीन को खोद देते थे। इससे फसल की जो उपज थी वो बढ़ने लगा था। दूसरे लोगों से धान
उनके पौधे का रोपण भी शुरू। दूसरा, पहला तो ये हो गया कि अब लोहे का मिलने लगा था, अब लोहे के फाल से होता था। दूसरा, जो धान की खेती होती थी, धान का अब रोपण किया जाने लगा था। ये क्या है, पहले जो धान की खेती की जाती थी वो केवल बीज को जमीन में बो के बीज को छिड़क के उससे फसल उगाए जाते थे। इससे क्या था कि पैदावार बहुत कम होते थे। बहुत सारे जो बीज होती थी वो तैयार नहीं हो पाती थी, वो ऐसे ही खत्म हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। लेकिन जब धान के पौधे तैयार किए गए, फिर उसको रोपण किया गया, तो इससे जो पैदावार था वो काफी बढ़ गया। तो अब ये दो चीज आपको कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब सूक्ष्म निरीक्षण देखेंगे मगध के बारे में। मगध जो महाजनपद था, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले, जो मगध है वो है कहाँ पे स्थित। तो मगध जो है, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना। और ये गंगा और सोन जैसी नदी मगध से होकर बहती है। ये गंगा और सोन नदी से बहने के कारण ये काफी उपजाऊ क्षेत्र हो गया। यहाँ पे यातायात के साधन बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। जल वितरण हो जाता था, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जल का इस्तेमाल होने लगा था। यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा उगते थे। जंगल होने के कारण इसका एक हिस्सा जो था ना, काफी जंगली था। तो जंगल से ये हाथी को पकड़ के लाते थे, उसको प्रशिक्षित करके उसको सेना में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जंगल से लकड़ियां का भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी। लोहे अयस्क लौह अयस्क भी यहाँ से मिले हैं, जिससे हथियार और बहुत सारी उपयोगी चीजें बनाई जाती थी। ये तीन चीजें जो मेन मेन आपको देखने को मिलता है, एक तो जंगल, दूसरा ये नदी के किनारे पर था स्थित। तो नदी के कारण इसका उपजाऊ बहुत ज्यादा जमीन हो गया था। यहाँ पे पैदावार बहुत ज्यादा होते थे। जंगल से बहुत सारी चीजें उत्पाद मिलती थी। और उसके अलावा लौह अयस्क के खाने यहाँ से मिली है, जिसे लोहे के बहुत सारे औजार बनाने में उसका इस्तेमाल होने लगा था। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे, एक तो बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। ये अन्य जनपदों के जीतने के लिए ये संभवतः साधन अपने, मगध जनपद एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण को उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में भी फैलाना शुरू किया था। इनकी जो राजधानी थी, मगध की राजधानी, ये आपका राजगृह है। मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह, जो आधुनिक राजगीर है। बाद में पाटलिपुत्रा को बनाया गया, जो आज का पटना है। ये हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब ये लोग दूसरे तरफ कूच करना स्टार्ट किए। इस टाइम के जो शासक थे, अब ये लोग अपनी अपने जो ये शक्ति का था उसको विस्तार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उसी टाइम में आपको देखने को मिलता है क्या, कि सिकंदर जो कि यहाँ का था, मेसिडोनिया का था, वो 2300 साल पहले से उनका क्या मेन था उद्देश्य सिकंदर का, वो विश्व विजय करना चाहते थे। पूरे विश्व पर अपना विजय हासिल करना चाहते थे। वो इस तरह से मिस्र और पश्चिम एशिया को तो जीत लिए, ये तो संभव नहीं था। लेकिन ये दो राज्य जीतने के बाद वो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में भी प्रवेश किए। वो ब्यास नदी के किनारे से होके अंदर अंदर आना शुरू किया। तो मगध की ओर पहुंचने से पहले उनकी जो सिपाहियां थी, वो इस मगध पे अपना विजय प्राप्त करने के लिए इनकार कर दिया। वो यहाँ यहाँ के शासक से लड़ना मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जो मगध है ना, उनके पास बहुत शक्तिशाली जो उनके शासक है वो काफी शक्तिशाली है। दूसरा, उनके पास पैदल रथ और हाथी की बहुत बड़ी सेना है। इनके पास इन सारी चीजों के होने के कारण ये लोग लड़ना छोड़ दिए। नेक्स्ट जो आपका जनपद है वो है आपका वज्जी। वज्जी की क्या विशेषताएं हैं, ये एक गणराज्य था। वज्जी राज्य जो है वो एक गणराज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में है।
इसका जो शासन व्यवस्था है वो गण या संघ पर आधारित है, जो आज की हमारी शासन व्यवस्था है। इसमें लोग, जो राजा है वो जनता की सहमति से सारे कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर बातचीत करते हैं, बैठक बुलाते हैं, वाद विवाद को तय करते हैं। इन सभी कामों को वो लोग आपस में मिलजुल के करते हैं, सबके सहयोग से करते हैं। इस काल में भी जो स्त्री दास या ये थे, ये सभाएं ये लोग करते थे, लेकिन इन सभाओं में स्त्री दास को आना अलाउ नहीं था, वे लोग नहीं जाते थे। तो ये आपका अजात शत्रु जब वज्जी पर अपना आक्रमण करना शुरू किया, तो उनको पता चल गया कि वो इस राज्य को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनकी जो खासियत थी, तो ये आपकी जो खासियत दी गई है, ये गणतंत्र की खासियत है, गण की, ये जो आपका गण था ना, उसकी खासियत है, विशेषताएं हैं। क्या? कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते थे, वे लोग मिलजुल कर काम करते थे, पारंपरिक नियम का पालन करते थे। ये सब क्या है? गणतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो इस कारण से ये लोग वज्जी पर अपना विजय नहीं प्राप्त कर सके। तो ये तो हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें केवल दो ही महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।